इस वक्त प्रयागराज से आपको खबर दे दें, अतीक अशरफ मामले में बड़ा खुलासा। हत्याकांड के समय मौजूद थे दो और साथी शूटर्स को दे रहे थे इंस्ट्रक्शन। तो एसआईटी को दोनों की तलाश लगातार है। एसआईटी जांच में शूटर्स के दोनों साथियों के सबूत मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी दे रहे हैं, जहां 3 हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और देखिए लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन इस बीच एसआईटी को एक और जानकारी सामने आई है, जहां पर शूटर्स को लगातार 2 और व्यक्ति इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो एसआईटी जांच में शूटर्स के दोनों साथियों की तलाश लगातार की जा रही है। अतीक अशरफ मामले में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। हत्याकांड के समय मौजूद थे 2 और साथी। तो 3 हत्या आरोपियों के साथ 2 और साथी मौजूद बताए जा रहे हैं। शूटर्स को लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उस दौरान। तो एसआईटी दोनों की तलाश कर रही है। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर आपको एक और दे दें। माफिया अतीक ने लोगों की जमीन पर कब्जा किया था। लोगों की कब्जाई गई जमीन की जाएगी वापस। जमीन को लेकर सरकार आयोग का कर सकती है गठन। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अतीक की मौत के बाद पुलिस के पास पहुंचे लोगों ने की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग। तो डॉन अतीक ने सैकड़ों करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया था। और देखिए अब जो लोग पीड़ित थे वो अब पहुंचे हुए हैं। तो जमीन को लेकर सरकार आयोग कर सकती है गठन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर दे रहे हैं। तो अतीक की मौत के बाद पुलिस के पास ये लोग पहुंचे हुए हैं, ये पीड़ित पहुंचे हुए हैं, जो अपनी जमीन वापस दिलाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं लोगों ने जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। तो डॉन अतीक ने सैकड़ों करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया। प्रदेश में बनेगा स्पेशल एजुकेशन जोन। स्पेशल इकोनॉमी जोन की तर्ज पर शुरू की गई तैयारी। शासन के निर्देश पर तकनीकी शिक्षण संस्था बना रहे हैं योजना। तो प्रदेश की 10 खरब डॉलर इकोनॉमी बनाने में मिलेगी सहयोग। तो इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, असद ने शेर अतीक के नाम से बनाया व्हाट्सएप ग्रुप। ये बड़ी खबर आपको। तो प्रयागराज और कौशांबी फतेहपुर के करीब 200 मेंबर इसमें शामिल थे। उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही ये ग्रुप डिलीट किया गया था, लेकिन शेर अतीक के नाम से अशरफ ने ये ग्रुप बनाया था। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शेर अतीक व्हाट्सएप ग्रुप के 200 मेंबर एसआईटी की रडार पर हैं, क्योंकि इस ग्रुप में 200 मेंबर थे जो शामिल थे। तो असद ने शेर अतीक के नाम से ये पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर के करीब 200 मेंबर शामिल थे। तो उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही ये ग्रुप डिलीट बताया जा रहा है। हालांकि अब एसआईटी पूरी जांच कर रही है। जो लोग इस ग्रुप में शामिल थे वो अब एसआईटी की रडार पर हैं। तो प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर के करीब 200 मेंबर इसमें शामिल बताए जा रहे हैं इस ग्रुप में। उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही इस ग्रुप को डिलीट किया गया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बनेगा स्पेशल एजुकेशन जोन। स्पेशल इकोनॉमी जोन की तर्ज पर शुरू हुई तैयारी। तो शासन के निर्देश पर तकनीकी शिक्षण संस्था बना रहे योजना। प्रदेश की 10 खरब डॉलर इकोनॉमी बनाने में मिलेगा सहयोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तय लक्ष्य की प्राप्ति में होगा सहायक। जालौन में हुआ दर्दनाक हादसा। मकान का कच्चा छप्पर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में मां, बेटा, बेटी की हुई है मौत। हादसे में एक अन्य महिला भी घायल हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो जालौन से यह दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां मकान का कच्चा छप्पर गिरने से 3 की मौत हो गई है। इस हादसे में 3 लोग शिकार हुए हैं। हादसे में मां, बेटा और बेटी की इस दौरान मौत हो गई है। हालांकि एक महिला भी घायल बताई जा रही है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
जालौन का ये पूरा मामला है, जहां मकान का कच्चा छप्पर गिर गया और जिसकी वजह से उसमें दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तो हादसे में एक अन्य महिला घायल भी बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। तो मकान का छप्पर कच्चा बताया जा रहा है, जो कि अचानक गिर पड़ा। डिजिटल तकनीकी की तरफ बढ़ रही यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत शुरू की गई सेवा मोबाइल ऐप से रजिस्टर कर अकाउंट से ले सकेंगे। तो वही आपको बताते चले कि रजिस्ट्रेशन स्लिप सभी अस्पतालों की ओपीडी में व्यवस्था लागू है। तो मोबाइल ऐप से रजिस्टर कर काउंटर से ले सकेंगे रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो सभी अस्पतालों के ओपीडी में व्यवस्था लागू है। तो किस तरीके से डिजिटल तकनीकी की तरफ बढ़ रहा स्वास्थ्य विभाग। निकाय चुनाव में मतदान से पहले ही पार्टी पदाधिकारियों की खींचतान में कांग्रेस पार्षदों की 25 सीटों पर लड़ाई के बाहर हो गई है। कुछ सीटों पर नामांकन ही नहीं हो सका, तो कुछ उम्मीदवारों के पर्चे ही खारिज हो गए। इसके साथ ही करीब 24 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से 2-2 उम्मीदवारों ने आवेदन कर दिया। पार्टी के नेता एक एक नाम वापस करवा प्रत्याशी की स्थिति स्पष्ट करने की कवायद में जुटे हैं। निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। नामांकन वापस लेने का आज आखिरी मौका था। कांग्रेस की तरफ से करीब 24 सीटों पर 2 या 2 से अधिक लोगों ने नामांकन किया। इसमें 7 सीटें ऐसी हैं जिनके पास नामांकन करने वाले सभी उम्मीदवारों के पर्चे अलग अलग कारणों से खारिज हो चुके हैं। इनमें से कुछ ने बिना पार्टी के नामांकन किया था, जबकि उन्हें सिंबल देरी से दिया गया। वहीं करीब 25 सीटें ऐसी हैं जिन पर पार्टी की तरफ से किसी प्रत्याशी ने नामांकन ही नहीं किया। सूत्रों की माने तो पदाधिकारियों की खींचतान में नामांकन नहीं हो सका और पार्टी मतदान से पहले ही दौर से बाहर हो गई। सूत्रों के अनुसार नामांकन पत्रों में गड़बड़ियों की वजह से कुछ सीटों पर हुए नामांकन खारिज होने की जानकारी मिली है। करीब 24 सीटों पर डबल नामांकन हुए। ऐसी सीटों पर एक उम्मीदवार के नाम का नामांकन वापस कराया जाएगा। इन सीटों पर नहीं हुए नामांकन। पहली सूची में घोषित उम्मीदवारों ने नामांकन नहीं किया। लालजी टंडन, कल्याण सिंह, न्यू हैदराबाद तृतीय, बालागंज प्रथम सीट पर नामांकन नहीं। जानकीपुरम प्रथम, आलमनगर, फैजुल्लाहगंज प्रथम, कन्हैया माधवपुर प्रथम सीट पर नामांकन नहीं। रानी लक्ष्मीबाई, भारतीय हरिश्चंद्र और कदम रसूल सीट पर नामांकन नहीं। बता दें कि पदाधिकारियों की खींचतान में पहली सूची अवैध करते हुए दूसरी जारी करने की बात की गई थी। ऐसे में नामांकन नहीं हो सका। वहीं इंदिरा नगर, लाल बहादुर शास्त्री, लेबर कॉलोनी, बाबूगंज, बिहारी, गीतापल्ली समेत कई वार्ड में पार्टी सिंबल मिलने का दावा करते हुए 2-2 लोगों ने नामांकन किया। बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी का कहना है कि जब शीर्ष नेतृत्व ही ध्यान नहीं दे रहा तो पार्टी में ये सब होना स्वाभाविक है। ऐसे हालात में जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और कांग्रेस का नेतृत्वकर्ता हमेशा ही पीछे रहा है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा फलक है। लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी से 2 गुने सांसद समाजवादी पार्टी के हैं और नगर निकाय में भी समाजवादी पार्टी की जहां 0 सीट है तो बसपा के पास 2 नगर निगमों में प्रभुत्व है। इस आधार पर बसपा जिस प्रकार से भाजपा के विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज। नामांकन प्रक्रिया से पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से सोशल मीडिया पे उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी। इसके कुछ ही देर में सूची को अवैध घोषित कर दिया गया। हालांकि इसके बाद पार्टी की तरफ से कोई दूसरी सूची जारी नहीं की गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष के दखल पर सूची में बदलाव किया गया। इसी दौरान हालात साफ नहीं होने से 16 प्रत्याशी सिंबल मिलने के बावजूद नामांकन नहीं कर पाए। इससे नाराज प्रत्याशी ने मंगलवार को पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। इसमें रीमा वाल्मीकि, सोनू रावत, अमित गुप्ता, रीना यादव, पूजा श्रीवास्तव, अर्चना श्रीवास्तव और रिंकी मिश्रा समेत कई नेताओं की लंबी फहरिस्त है। इन नेताओं ने त्याग पत्र भी सौंप दिया। इसे लेकर सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि ये कांग्रेस के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने उम्मीदवार को टिकट देती है
वहीं साथ ही कहा कि समय पे पर्चे नहीं भरा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों द्वारा समयबद्ध तरीके से पर्चा नहीं भरा जाना या अधूरे पर्चे भरा जाना, जिसके कारण पर्चा खारिज हो जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। लेकिन इस प्रकार की दुर्घटना किसी भी पार्टी में घटित हो सकती है। इस प्रकार की दुर्घटना कांग्रेस के साथ भी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी घटित हुई है, समाजवादी पार्टी के साथ भी घटित हुई है। लेकिन यह कहने की आवश्यकता है कि पार्टी का सिंबल उसी जिम्मेदार पदाधिकारी को दिया जाए। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। पार्टी पहले लिस्ट जारी करती है, फिर उसे कैंसिल करती है, जिस कारण बहुत से उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। 19 उम्मीदवारों ने नामांकन ही नहीं किया, साथ ही 6 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज हो गया। वहीं इस मुद्दे पे जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश की गई तो कांग्रेस नेताओं ने बोलने से साफ मना कर दिया। वहीं इस मुद्दे पे बोलने से कांग्रेस के बड़े नेता भी गुरेज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में एक बार फिर जो है कांग्रेस बैकफुट पे आती नजर आ रही है। यानी कि 25 आवेदनकर्ता को पर्चा नहीं भरने को मिला, यानी कि कुछ लोगों ने अपने पर्चे दाखिल ही नहीं किए तो कुछ लोगों ने के पर्चे खारिज कर दिए गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरीके से इस बार निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी और इसको लेकर के लगातार टिकटों को लेकर के मंथन भी चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चूक होती नजर आई, जिसको लेकर के टिकट बंटवारे के बाद से विवाद उठता दिख रहा था। यानी कि कई लोगों पे बड़े बड़े आरोप भी लगाए गए। इसके बाद 19 प्रत्याशियों ने पर्चा ही नहीं दाखिल किया, वहीं 6 पर्चे पे कमियों की वजह से उसको खारिज कर दिया गया। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी या कांग्रेस के बड़े नेता इस मुद्दे पर बोलने को भी तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। और अब खबर मऊ से है, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी की नामया फरार पत्नी आफसा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। आफसा पर आरोप है कि मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद उसके साम्राज्य को आफसा ही चलाती रही है। आपको बता दें कि आफसा पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित है। इंटर स्टेट 191 गिरोह के सरगना बाहुबली मुख्तार अंसारी है, जो कि 2005 से ही जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बाद भी मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य को उनकी पत्नी आफसा अंसारी ही ऑपरेट करती थी, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है, जो कि देश से सटी सभी सीमाओं पर यह लुकआउट नोटिस भेज दिया गया है, जिससे यह देश से बाहर न भाग सके। मुख्तार अंसारी की पत्नी है, जो इंटर स्टेट 191 के गैंग सरगना है, आपराधिक माफिया हैं, जो 2005 से जेल में हैं। मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले हैं लोग, मुंदाबाद के। वो जेल में है तो उनके आर्थिक साम्राज्य को और उनकी गतिविधियों को उनकी पत्नी द्वारा संचालित किया जा रहा है। उसी क्रम में इनके द्वारा 2 फर्में बनाई गई, एक गाजीपुर में और एक यहाँ विकास कंस्ट्रक्शन के नाम। विकास कंस्ट्रक्शन के नाम जो ज़मीन ली गई उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है यहाँ रैनी में। उसमें अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीन बिना नियम कानून के उसको ग्रैब किया गया, उसको ले लिया गया। सारी खबर गाजीपुर से है, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के अतीक को ही जी कहे जाने पर खड़ा हुआ विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सदर विधायक जयकिशन साहू ने मुख्तार को मुख्तार जी कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। साथ ही विधायक ने अतीक की पत्नी शाइस्ता और मुख्तार की पत्नी आफसा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि दोनों अपराधी नहीं है, बल्कि इनको घसीटा जा रहा है। विधायक यही नहीं रुके, बल्कि आगे कहा कि इससे राजनीति नहीं तो क्या यज्ञ हवन करेंगे। दरअसल सदर विधायक कुछ देर पहले प्रेस वार्ता कर सपा के चेयरमैन प्रत्याशी दिनेश यादव के चुनाव प्रचार में निकले थे और इसी दौरान ये विवादित बयान दे दिया। हम लोग समाजवादी लोग मस्जिदों पर हमेशा जाते हैं, आज भी गए हैं। अपनी जो परंपरा है, समतामूलक समाज और एक समानता की बात, हम पहले से जाते, आज भी गए हैं। आज हम चुनाव मैदान में हमारे प्रत्याशी समाजवादी साइकिल लेकर के श्री दिनेश यादव जी हैं और साथ में हमारे सहयोगी नगर पालिका के जो कई बार चुनाव लड़े हैं आदरणीय शरीफ रायनी जी हैं, सम्मानित। हम
अब खबर महोबा से, जहां आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया गया। निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र साहू ने महिला अस्पताल में बांटे फल। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा की पुण्यतिथि पर ये फल बांटे। समर्थकों के साथ महिला अस्पताल में धारा 144 की उड़ाई गई धज्जियां। समर्थकों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो किस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र साहू ने महिला अस्पताल पहुंचकर फल बांटते हुए नजर आए। देखिए, आचार संहिता लागू है और इस दौरान इस तरह की गतिविधि करने पर रोक है। अब खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। बने अधबने असलाह भी किए गए बरामद। एक घर के अंदर चल रही थी अवैध असलाह फैक्ट्री। तो पुलिस ने अवैध तरीके से बना रही असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। आज हमारी स्वैट सर्विलांस टीम और थाना दुल्लापुर पुलिस द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया था। कल चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से अवैध तमंचे मिले थे। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो तमंचे पास के ही एक व्यक्ति से लाता था। इस सूचना पे संयुक्त रूप से हमारी दुल्लापुर पुलिस और स्वैट सर्विलांस ने जब दबिश दी तो वहाँ की स्थिति कुछ और थी। एक घर में तमंचों का अवैध निर्माण हो रहा था। आज चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।